दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग करने जा रहे हैं इतिहास की क्लास को। ठीक है, वो इतिहास में भी हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसके पहले समझिए आप। आज हम इतिहास में पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल के बारे में, ठीक है। इससे पहले स्टोन एज हम लोगों ने पढ़ा था, ताम्रपाषाण काल पढ़ा, हम लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ा था। ठीक है, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी BRG पर। मैं हूँ राम गंगवार और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल के बारे में। ठीक है, आइए, बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि वैदिक काल में हमें किन किन चीज़ों को पढ़ा, किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो देखिए, किसी भी काल के बारे में यदि आप पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले तो आप जानेंगे उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके क्या स्रोत रहे हैं, किन किन कारणों से हमें पता चल रहा है कि वैदिक काल में ये सब चीज़ें होती हैं। तो साहित्यिक स्रोत भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आप जानते हो वैदिक काल के बारे में साहित्य के रूप में ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद जैसे वेद हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो कि हमारी कहीं ना कहीं एक नींव जैसी स्थिति में रहे हैं। तो ये साहित्यिक स्रोत भी हम लोगों को मिल रहे हैं, साथ ही साथ हम लोगों को पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वहाँ जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी क्या क्या विशेषताएँ रहीं, कालखंड हम लोग जानेंगे, इसका क्या कालखंड रहा था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो एक एक करके मैं यहाँ पर नोट करता हूँ, पहले उसको समझ लीजिए किस चीज़ों को हम लोगों को नोट करना है। ठीक है, आइए देखिए वैदिक काल में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यदि हम वैदिक काल को देखना चाहें तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है, किन लोगों ने इसकी उत्पत्ति की है। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ जानेंगे उत्पत्तिकर्ता के बारे में। फिर हम लोग जानेंगे कि यहाँ क्या स्रोत मिले, क्या स्रोत थे हमारे पास जिनसे हमें पता चलता है वैदिक काल। यहाँ यदि टाइम ड्यूरेशन की मैं आपकी बात कर दूँ तो 1520 से लेकर के 620 तक का वैदिक काल माना जाता है। ठीक है, स्रोत हमारे दो प्रकार के यहाँ मिलेंगे। कौन कौन से दो प्रकार होंगे? एक हमारा होगा साहित्यिक स्रोत, एक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे साहित्य स्रोत के बारे में, और दूसरा हम लोग यहाँ जानेंगे पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत की यदि बात करते हैं तो मृदभांड। ठीक है, किस प्रकार के यहाँ मृदभांड हम लोगों को मिल रहे हैं। दूसरा हम लोग यहाँ पर जानेंगे अभिलेखीय साक्ष्य क्या है हमारे पास में, किस प्रकार के हमें अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, स्रोत के बाद में हम लोग यहाँ जानेंगे कालखंड के बारे में कि कौन सा कालखंड क्या रहा है। कालखंड की हम लोग यहाँ पर यदि बात करें तो इसको दो पार्टों में हम लोगों ने डिवाइड किया है, एक उत्तर वैदिक काल में और एक ऋग वैदिक काल में। और दूसरा हम इसके साथ ही यहाँ जानेंगे इसके साहित्य के बारे में, साहित्य के बारे हम लोग जानेंगे। कालखंड की यदि मैं आपसे यहाँ बात करूँ तो एक आप जानोगे यहाँ ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल का साहित्य, और दूसरा आप यहाँ जानेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। उत्तर वैदिक काल ये है हमारा 1500 BC से लेकर के 1000 BC तक। इसकी यदि हम बात करें तो 1000 BC से लेकर के हमारा 600 BC तक जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ हम यदि बात करते हैं तो इस समाज की हम ये देखेंगे क्या संस्कृति रही थी, क्या विशेषताएं रही थी, जिसमें हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि इसकी कैसी सामाजिक दशा थी, सामाजिक स्थिति इस समय उसकी क्या थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक विशेषताओं के बारे में। तो एक टॉपिक से हम लोग इस वाले टॉपिक में जितना भी हमें पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ समझाया। वैदिक काल जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक का माना जाता है, इसकी उत्पत्तिकर्ता के बारे में सबसे मेन चीज़ है कि यहाँ पर हमें आर्य दिखाई पड़ेंगे। ये एक ग्रामीण सभ्यता रही है। इससे पहली सिंधु घाटी की जो सभ्यता हम लोगों ने पढ़ी थी वो एक जो है नगरीय सभ्यता थी। फिर स्रोत के बारे में जानेंगे, साहित्यिक स्रोत क्या थे, पुरातात्विक स्रोत क्या है। पुरातात्विक स्रोत की भी अगर मैं बात यहाँ करता हूँ तो दो प्रकार के स्रोत हमें यहाँ पर मिलेंगे। एक तो अभिलेखीय साक्ष्य होंगे हमारे पास, और दूसरा हम यदि बात करें यहाँ पर तो क्या होगा, मृदभांड के बारे में हम लोग यहाँ
जानेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ कालखंड और साहित्य, किसकी क्या साहित्य है, क्या कालखंड है, तो कालखंड हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फिर ऋग्वेदिक काल का साहित्य देखेंगे, उत्तर वैदिक काल का साहित्य देखेंगे, और इसके बाद हम लोग इसकी विशेषताएँ जानेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक विशेषताएँ क्या हैं। तो यहाँ से मिलाकर के कुल टॉपिक हमारा प्री प्लस मेंस को लेकर के कंप्लीट हो जाता है। मैं पूरे टॉपिक के बाद में हमेशा ही आपको एक शीट बना कर देता हूँ जिसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो जो बच्चे वनडे एग्जाम देना चाहते हैं, पूरा नहीं पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा जटिल टॉपिक होता है, तो उस शीट को जरूर पढ़ लेना। उस शीट को अगर ठीक से पढ़ के जाओगे तो आपको 100% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोगों को बात करनी है। जितने भी बिंदु हैं हमारे वो सब ये दिए हुए हैं, इन्हीं बिंदुओं को हम लोगों को वैदिक काल में पढ़ना है। काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, जो बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसको विशेष तरीके से देखें। ठीक है, 2-3 बार इसको पढ़ें और ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। स्किप करने की ज़रूरत नहीं है टॉपिक को। थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं लगता है कभी कभार बच्चों को, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको इसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा। ठीक है, तो इसको 2-3 बार पढ़िए, आपका टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। और जो बच्चे वनडे एग्जाम भी देना चाहते हैं, नहीं पढ़ना चाहते, तो मैं उनके लिए एक सीट बनाता हूँ, इसीलिए लास्ट में आ करके, और आप लोग जो हैं उस सीट को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टॉपिक यहाँ बन जाता है उत्पत्तिकर्ता के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोग उठाएंगे आर्यों को लेकर के। आर्यों के बारे में हम लोग क्या जानेंगे, तो सबसे पहला हम टॉपिक यहाँ लेंगे आर्य और उनका निवास स्थान। आर्य कौन थे, हम लोग यहाँ जानेंगे आर्य कौन थे, कहाँ से आए, भारत में किस किस स्थान पर पाए गए, या भारत के बाहर किस किस स्थान पर पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्य की यहाँ पर बात कर लें। तो आर्य जो होता है ये एक भाषा सूचक शब्द है, भाषा सूचक शब्द है ये, ना कि प्रजाति सूचक। आप लोग धीरे धीरे इसको समझते रहें, आगे चल के सब चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी। आर्य जो वर्ड है वो किसी भाषा को शो कर रहा है, ना कि किसी प्रजाति को। ठीक है, आगे हम लोग यदि बात करें कि ये जो आर्य है इसका अर्थ क्या है, तो आप यहाँ कह सकते हो शब्द। ठीक है, महान, श्रेष्ठ, कुलीन, उत्तम, इस प्रकार से आप इसके नाम को ले सकते हो। कुछ आवाज़ आ रही है, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए, मैं साउंड थोड़ा कम करूँ। ठीक है, तो ये वर्ड हमारे हो जाते हैं। तो इसका जो अर्थ है आर्य का वो ये सब माना जाएगा, सभ्य है, महान है, श्रेष्ठ है, कुलीन है, उत्तम है। ठीक है, अब ये बात करते हैं प्रजाति की। तो इनको नार्डिक प्रजाति का माना है। किस प्रजाति का, नार्डिक प्रजाति का, नार्डिक प्रजाति का माना जाता है, माना जाता है। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें इसको। यदि हम बात करें यहाँ पर, तो जो ऋग्वेद में अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में आर्य शब्द को, आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार है, 33 बार है। मैक्स मूलर ने 1853 AD में आर्य शब्द की जानकारी दी, आर्य शब्द की उन्होंने जानकारी दी। तो ये सब चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये सब आर्य से संबंधित है कि आर्य क्या थे। तो एक भाषा सूचक शब्द थे, ना कि किसी प्रजाति के थे। ये प्रजाति क्या थी इनकी, तो नार्डिक प्रजाति के उनको माना जाता था। अर्थ था आर्य शब्द का, यदि अर्थ की बात करें तो सभ्य है, महान है, श्रेष्ठ है, कुलीन है, उत्तम है, इस प्रकार से नार्डिक प्रजाति का माना जाता है। ऋग्वेद में आर्य शब्द को 33 बार उल्लेख हुआ है। मैक्स मूलर 1853 में AD में आर्य शब्द को पहली बार उन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी हम लोगों ने बात की आर्य शब्द को लेकर के। हालांकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना जानने की जरूरत नहीं। यदि कभी मेंस में भी लिखने के लिए आएगा तो आप यहाँ से आराम से 150 वर्ड अब लिख पाओगे। ठीक, अब हम बात कर लें
इनके निवास स्थान को लेकर के कि आर्य लोग जो थे वो कहाँ से आए हैं, जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए हैं। देखिए निवास स्थान की यदि हम बात करते हैं तो दो स्थानों पे ये प्राप्त हुए, एक तो भारत में प्राप्त हुए और दूसरे ये भारत के बाहर, अन्य जगह या भारत के बाहर ही कह लेते हैं, भारत के बाहर कहाँ ये प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं कि भारत में ये आर्य जो है कहाँ कहाँ प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको एक लिखते ही सब डाटा है, आपको बस 2-3 बार पढ़ लेना है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग ऊपर से आते हैं और ऊपर पे आएंगे हम लोग तो कश्मीर में जाएंगे, कश्मीर या हिमालय क्षेत्र में। तो यहाँ जो बताया गया एल डी कल्लर ने इसकी जानकारी दी है, एल डी कल्लर ने। देखिए ये सब फैक्ट है, किसी भी किताब को उठा के पढ़िए, किसी को भी अच्छी लेवल की किताब उठा लीजिए तो सारा का सारा फैक्ट वहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है। उसको एक बार ठीक से पढ़ोगे तो सारा का सारा फैक्ट आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। दूसरा इसके बाद में यदि हम बात करें तो सप्त ऋषि प्रदेश या सप्त सैंधव प्रदेश भी हम लोग कहते हैं। चलिए मैं इसको सप्त सैंधव कह लेता हूँ, सप्त सैंधव ज़्यादा उचित रहेगा। सप्त सैंधव प्रदेश 7 नदियों का जो मिला जुला एरिया है, आप जानते हो। इस प्रकार से यदि भारत की बात करोगे तो यहाँ से इस प्रकार से ये नदी आई है, फिर इस प्रकार से यहाँ से ये नदियों का संगम है। तो ये 7 नदियाँ हैं आपकी, सिंध, झेलम, चिनाब। इस प्रकार से आप देखोगे सभी सतलज वगैरह जितनी भी नदियाँ हैं, तो यहाँ जो सरस्वती नदियाँ हैं इन सबको जो मिलाकर के कहा गया है वो 7 नदियों वाला क्षेत्र कहा गया है। तो यहाँ थी पहले ये हमारा ये वाला क्षेत्र था। अब हम बात करते हैं 7 नदियों को, तो इस वाले क्षेत्र को बात करेंगे हम लोग। इस वाले के भारत में आ रहे हैं हम लोग, तो इस क्षेत्र की हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सप्त सैंधव प्रदेश होगा। अगला जो हमारा यहाँ पर बन जाता है वो बृहमऋषि प्रदेश है, जो कि इस क्षेत्र की बात करते हैं। और अगला आता है हमारे यहाँ पर बृहमऋषि प्रदेश, ये आएगा। और अगला हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पर आएगा। तो ठीक है, 4 स्थानों पर ये पाए गए हैं। अगर डायग्राम चाहोगे तो मैं ठीक से बना दूंगा। किसने इसके बारे में यहाँ आपको बताया है, तो एक थे डॉक्टर अविनाश चंद्र और संपूर्णानंद, ठीक है। इसी प्रदेश को देवकृत योनि भी कहा गया है। और किस में कहा गया है, ऋग्वेद में। इस प्रदेश को ऋग्वेद में क्या कहा गया है, देवकृत योनि। तीसरे पार्ट की यदि हम यहाँ बात करते हैं तो तीसरा पार्ट जो हमें क्षेत्र प्राप्त होता है जहाँ से आर्य पाए गए, पहला कश्मीर हुआ, दूसरा सप्त सैंधव प्रदेश हुआ और तीसरा जो प्रदेश हमें मिलता है वो है बृहमऋषि प्रदेश, ठीक है। यहाँ इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई है गंगनाथ झा के द्वारा। और लास्ट है हमारा मध्य देश। आगे चलकर मैं इसकी जानकारी दूंगा कौन सा क्षेत्र कहाँ पर है। ये आगे चलकर हम आपको ये बिल्कुल बाकायदा डायग्राम में नदियों के बारे में, देश के बारे में, चारों पार्ट के बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से 4 पार्ट हमारे हैं। तो अगला है हमारा मध्य देश। मध्य देश का मतलब मध्य प्रदेश में समझ लीजिएगा, मध्य प्रदेश और मध्य देश में अंतर है दोनों में। तो ये पार्ट हमारा बनता है मध्य देश। और जो उसकी बारे में जानकारी हमें दी है राजबली पांडे ने। तो यहाँ हमने बात कर लिया आपको भारत के अंदर लेकर के कि भारत के अंदर यदि हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ से हमारे आर्य पाए गए हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत के बाहर वाले टॉपिक में। भारत के बाहर जो है कई जगह से पाए गए हैं, 4-5 जगह इम्पोर्टेंट हैं जिसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत के बाहर सबसे पहले बात मैं कर लेता हूँ तिब्बत की। तिब्बत के बारे में जानकारी हमें दी है दयानंद सरस्वती। आगे आके आप दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे
इनकी एक पुस्तक भी रही, काफ़ी फेमस पुस्तक थी, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है। दूसरा है उत्तरी ध्रुव के बारे में। तो उत्तरी ध्रुव के जो बारे में जानकारी हमें प्राप्त हुई है वो हमें प्राप्त हुई है बाल गंगाधर तिलक ने बताया इसके बारे में। तीसरा हमें डेन्यूब नदी कहाँ है, ये हंगरी, डेन्यूब नदी हंगरी, इसके बारे में भी हमें बताया। और किसने बताया? पी गाइल्स ने इसके बारे में हमें जानकारी दी है। चौथा अगर हम यहाँ बात करते हैं तो जर्मनी की बात कर लें, और जर्मनी में जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो हमें जानकारी दी गार्डन चाइल्ड ने, और इनके साथ में थे नेहरिंग महोदय। एक और देश है जहाँ से माना गया मध्य एशिया के बारे में। मध्य एशिया की भी हम बात करते हैं तो मध्य एशिया में कौन सा आता है? बैक्टीरिया। और इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त दी है। मैक्स मूलर ने इस बात को कहा है। क्या कहा है मैक्स मूलर ने? तो मैक्स मूलर ने आर्य लोगों की मूल उत्पत्ति इसको बताया है। क्या बताया है? मूल उत्पत्ति। ठीक है। और यदि हम लोग यहाँ बात करें, एक और है, क्या नाम है उसका? देवकी प्रदेश, और इनको बताया DS त्रिवेदी ने। ठीक है। देवकी प्रदेश के बारे में बताया, किसने बताया? DS त्रिवेदी ने। ठीक है। तो लगभग ये 4-5 लोग हुए। और भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि और भी लोग हैं, और भी लोग हैं जिन्होंने और भी स्थानों के बारे में बताया है यहाँ पर, लेकिन इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप इतने याद कर लेते हो कितने 6 हो गए, तो अगर और भी कोई आता है तो भी आपका क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं, जिसमें से यदि 3 की भी आपको जानकारी है तो भी लग जाता है, या किसी एक पॉइंट की जानकारी तो भी आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो ये हो गए भारत के बाहर कहाँ कहाँ से किस किस व्यक्ति ने बताया कि आज ये लोग कहाँ से आए हैं। मैप को उठा के अच्छे से देखिए। एक बार अगर मैप को उठा के आपसे देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। रटना नहीं है टॉपिक को, एक बार मैप से उठा के देखिए, 2-3 बार पढ़िए, फिर समझिए ये व्यक्ति कहाँ था, ये व्यक्ति कहाँ था। इस प्रकार से आप थोड़ा समझेंगे तो आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तिब्बत जस्ट आपके ऊपर है, दयानंद सरस्वती है, और ऊपर चले जाएंगे उत्तरी ध्रुव, बाल गंगाधर तिलक की बात कर लेंगे, और ऊपर जाएंगे तो डेन्यूब नदी हंगरी में तो पी गाइल्स की बात करेंगे। पी गाइल्स से ही मैंने गार्डन चाइल्ड को याद रखा है। ठीक है। मध्य एशिया से मैंने मैक्स मूलर को याद रखा है। देवकी प्रदेश से मैंने DS त्रिवेदी को। देवकी प्रदेश की बात करें तो DS त्रिवेदी, मध्य की बात करें तो मैक्स मूलर, जर्मनी और डेन्यूब नदी की बात करते हैं, डेन्यूब नदी में गाइल्स हैं तो जर्मनी में गार्डन है, उत्तरी और तिब्बत में ये हमारे दयानंद और बाल गंगाधर तिलक। 1-2 बार देखें, आपका तैयार हो जाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं आनी है। तो ये हमने आपको बता दिया पूरा उत्पत्तिकर्ता के बारे में। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ उठाते हैं, और जो कि है हमारा स्रोत से संबंधित, कि कहाँ कहाँ से हमें स्रोत प्राप्त हुए। ठीक है। आइए देखते हैं स्रोत के बारे में। तो स्रोत के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। 2 प्रकार के स्रोत हमें प्राप्त होते हैं। एक तो होता है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा होता है हमारा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत की यदि हम बात करते हैं तो एक हमें मिलता है अभिलेखीय साक्ष्य, और दूसरा प्यारे बच्चों मिलेगा हमें क्या? मृदभांड। दूसरा बच्चों क्या मिलेगा हमें? मृदभांड के बारे में। ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं अभिलेखों की यदि हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखते हैं तो हमें एक अभिलेख प्राप्त हुआ है एशिया माइनर का अभिलेख।
ठीक है, या हम इसे क्या कहते हैं, बोगज गोई का, बोगज गोई का अभिलेख। कहाँ से है ये 1420 का है, ये तुर्की से संबंधित है। इसमें एक विशेष बात बताई गई है कि उस समय दो कबीले थे, एक का नाम खप्ती था, दूसरे का नाम मित्तनी था। तो खप्ती कबीला का जो सरदार था सुब्बी लिम्मा, दूसरा जो था मित्तनी कबीला था उसका जो सरदार था मतूजा, दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। तो 4 देवताओं ने उन झगड़े को सुलझाया, उनमें संधि कराई थी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सरदार हैं, कौन कौन से हैं, एक खप्ती कबीला है, खप्ती कबीला, और दूसरा है आपका मित्तनी कबीला। ठीक है, यहाँ का जो खप्ती कबीला का जो सरदार था वो था सुब्बी लिम्मा, इस कबीले का सरदार था। और जो मित्तनी कबीला है उसका जो सरदार है वो है मतऊजा सरदार था। इन दोनों में जो झगड़ा हुआ उस झगड़े को किसने समझाया, किसने इनकी संधि कराई थी, तो वो थे हमारे इंद्र, वरुण, मित्र, नासत। जरा समझें यहाँ पर कि ये जो 2 सरदार हैं इसमें जिक्र दिया हुआ है बोगज गोई के अभिलेख में, जो कि तुर्की से प्राप्त हुआ है। एक खप्ती कबीला है, एक मित्तनी कबीला है, इसका सरदार सुब्बी लिम्मा सरदार है, इसका मतऊजा सरदार है, दोनों में युद्ध हो गया। तो ये 4 देवता थे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्त, इन्होंने संधि कराई थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए, जो उस समय ऋग वैदिक कालीन की यदि हम बात करते हैं तो उस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था देवता, वो कौन सा देवता था, अग्नि देवता था। लेकिन अग्नि देवता का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया, जबकि सबसे इम्पोर्टेंट देवता उस समय अग्नि हुआ करता था, उसका कोई जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ है। इस नासक्त देवता को ऋग्वेद में इसको अश्विनी कहा गया। क्या कहा गया, अश्विनी जो था वो किसका देवता था, चिकित्सा का देवता था ये। ठीक है, आगे डॉक्टर च्यवनप्राश के बारे में आप जानेंगे, जो च्यवन ऋषि हुआ करते थे। ठीक है, उनको इन्होंने जो है उनके द्वारा उनके सौंदर्य को लौटाया है। ठीक है, तो उस सौंदर्य को उन्होंने जो लौटाया है, किस रूप से लौटाया है, वो सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और वहीं से जो है हमारे च्यवनप्राश नाम भी पड़ा है कि वो ऋषि जो थे वो च्यवनप्राश थे, उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो इस नासक देवता को हम ऋग्वेद में क्या कहेंगे, आगे चलकर अश्विनी कहेंगे इसको हम। ठीक है, जो कि चिकित्सा से संबंधित है। तो ये हमारा जो पार्ट हुआ ये पुरातात्विक संबंधों से संबंधित था ये। अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर मृदभांड को लेकर के। मृदभांड भी 2 तरह से हम लोग देखेंगे बेटा यहाँ। तो एक तो हमारा होगा ऋग्वैदिक काल का, किसका होगा, ऋग्वैदिक कालीन, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा उत्तर वैदिक कालीन। तो देखिए बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मैं वहीं बता दे रहा हूँ। और बाकी तो यहाँ पे एक ताम्रपुंज भी मिला है, और यहाँ का जो सबसे ज़्यादा है वो चित्रित धूसर है, और यहाँ गेरुवाड़ी है। कौन सा है, गेरुवाड़ी मृदभांड, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखें। और दूसरा ताम्रपुंज भी है, एक और मिला है, उसको छोड़ दीजिए नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा आप पे बर्डन। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका गेरुवाड़ी मृदभांड है, इसको आप विशेष ध्यान रखें। और उत्तर वैदिक काल का जो है वो चित्रित मृदभांड पाए गए हैं यहाँ पर, इसको भी आप याद रखें। ठीक है, तो बस ये 2 ही याद रख लीजिए, उत्तर वैदिक काल के जो चित्रित वाले हैं और यहाँ पर गेरुवाड़ी टाइप के पाए जाते हैं। तो ये हुआ हमारा पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में।
अब हम लोग आएंगे साहित्यिक साक्ष्य देखेंगे अपने कि साहित्यिक स्रोत में क्या क्या उसने दिया है। आइए साहित्य के बारे में देख लेते हैं, साहित्य पढ़ लेते हैं इसका। साहित्य तो हम भी कल पढ़ेंगे, आज तो नहीं हो पाएगी क्लास, मुझे लगती है लंबी, लेकिन हम लोग आज यहाँ स्रोतों पे निपटा देते हैं, साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब देखिए साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है। तो अब एक और भी है जो इसके साहित्यिक स्रोत हैं, इसको इरेज करके यहाँ लिखते हैं। साहित्यिक स्रोत, देखिए तो सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ की लिपि का ज्ञान नहीं, लिपि का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है, जिस लिपि में लिखे गए तो उसका कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये हमें प्राप्त नहीं हुए। ये हमें नित्य है, इनको हम क्या कहेंगे, जो भी साहित्यिक स्रोत नित्य है, संहिता है, पुरुषे हैं, ये अभी मैं सब बता रहा हूँ। और क्या है, सुरती कैसे लिखा जाएगा, सुरती, शायद ऐसे सुरती इनको कहा गया। देखिए सुरती है क्योंकि जो वेद हैं जो ब्रह्मा जी ने लिखे थे, उनको एक, आपने अगर पढ़ा होगा, एक अत्रि नाम का था, तो उसने क्या किया था, उनको जला दिया था। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ था कि इन जो वेदों को जो है ये लिखित रूप में कहीं भी हमें प्राप्त नहीं हुआ, कोई ऐसा साक्षी हमें नहीं मिला। तो ये सुनकर ऋषि मुनियों के द्वारा ही जनमानस में पहुंचाए गए और उन्हीं को ही नोट किया गया, तो उन्हीं के द्वारा ही लिखे गए। ठीक है, तो ये जो आप पुरुष तो कि किसी मानव के द्वारा, किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, सुन के पहुँचे, नित्य हैं, ये संहिता है, इस प्रकार से इनको ये सब नाम दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति के द्वारा लिखे नहीं है। ठीक है, ये सुन का है, जबकि ये सत्य है। ठीक है, तो उस प्रकार से इन सबको ये नाम दे दिए गए हैं। ठीक, एक हम और बात करते हैं इन्हीं पर। तो एक जो पारसी ग्रंथ है हमारा जिंद अवेस्ता, वहाँ पर एक राक्षसों का देवता था, असुरों का एक देवता था अहुरिमज्जा, उसकी भी वहाँ पर जानकारी हमें प्राप्त होती है। ईरान इराक से संबंधित है, ये बाद में बताते हैं, रहने देते हैं। अब यहाँ समझ लो, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ जो क्या प्राप्त हुए, वेद प्राप्त हुए, ब्राह्मण प्राप्त हुए उनके। ठीक है, आरण्यक जो जंगलों में बैठकर लिखे गए, और उपनिषद। ठीक है, देखिए वेद जो हैं आपके, इनको किसने लिखा है। ठीक है, तो इनका जो संकलन, एक तरीके से लिखा नहीं है, इनको संकलन किसने किया है, तो एक ऋषि हुए महर्षि कृष्ण द्वैपायन। क्या ऋषि हुए, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा गया वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास इनको क्यों कहा गया, क्योंकि इन्होंने वेदों को इकट्ठा किया है, संकलित किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो वेद हमारे पास कितने हैं, तो देखा जाए तो वेद हमारे पास जो हैं वो कितने हैं, तो वेद हमारे पास 4 हैं। सभी बच्चे इसको बहुत अच्छे, अब यहाँ से ये टॉपिक ऐसा आएगा जिसको आपने किताबों से पढ़ा होगा, सुना होगा, आपको बढ़िया से समझ में भी आएगा। ऋग्वेद काल, ऋग्वेद, दूसरा है हमारा यजुर्वेद, तीसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ सामवेद, और चौथा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अथर्ववेद। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये 3 हैं, ये वाले जो 3 ग्रंथ हैं, इनको वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी यहाँ लिख दे रहा हूँ, छोटा सा आप देख लेना, वेद त्रयी, इन तीनों ग्रंथों को वेद त्रयी कहा जाता है, क्योंकि अथर्ववेद जो है वो वेद त्रयी से संबंधित ग्रंथ नहीं है। यदि हम ब्राह्मणों की यहाँ बात करते हैं, तो ब्राह्मण तो वह चीज़ें थी जो कि सरल और सहज भाषा में इन्होंने जनमानस को ये सब बताया, इनके बारे में जानकारी दी। तो हम लिख सकते हैं जनमानस तक सरल और सहज भाषा में
उपलब्ध कराना या पहुंचाना। ठीक है। अरण्य के भेद तो जो जंगल में बैठ करके लिखे गए हैं, जिन्हें हम कहेंगे दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत थे। उपनिषद की बात करें तो ये सबसे बाद का है, बिल्कुल अंत का है, बाद में लिखा गया है ये। इसको क्या कहा गया? वेदांत कहा गया। जहाँ उप का मतलब होता है समीप और निस का मतलब होता है बैठना। मैंने आपको वैदिक शब्द जो बताया था उसका भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। वैदिक जो होता है वो विद धातु से बना होता है। किससे? विद धातु से बना होता है, और जिसका मतलब होता है ज्ञान या उसको जानना। इसका क्या मतलब है? ज्ञान या जानना। देखिए वैदिक जो शब्द है विद धातु से बना हुआ है, उसका मतलब होता है ज्ञान या फिर जानना। ऐसी उप का मतलब होता है समीप, निस का मतलब होता है बैठकर, समीप बैठकर, गुरुओं के समीप बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसी को कहा गया है। तो ये हमारे एक दार्शनिक टाइप के सिद्धांत रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यहाँ पर साहित्यिक स्रोत के बारे में। मैं एक बात आपको और बता रहा था, मैं ये बता रहा था कि जो पारसियों का ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता क्या है? ये पारसियों का ग्रंथ है ये। ठीक है। इसमें अहर मजदा की जानकारी होती है, मिल रही है, जो कि असुरों का देवता है। ठीक है। इसके बारे में आपको बताता कि जिंद अवेस्ता जो कि पारसियों का ग्रंथ है, कहाँ से मिला? ईरान और इराक वाले क्षेत्र से ये प्राप्त हुआ है, जिसमें अहर मजदा जो कि असुरों का एक देवता है उसकी जानकारी यहाँ प्राप्त होती है। ये आपके साहित्यिक स्रोत मैंने बता दिए। वेदों का जो संकलन किया है वो कृष्णद्वैपायन ने किया है, इसीलिए इनको वेद व्यास कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों को वेद त्रयी कहा गया है। ठीक है। ब्राह्मण जो थे वो ऐसे थे जो कि जनमानस तक, जो हम लोग हैं उन तक जो ज्ञान पहुंचाया गया है, ठीक है, एक सरल और सहज भाषा में। क्योंकि ये जो लिखा हुआ था एक किस भाषा में लिखा हुआ था कोई नहीं जानता है। ठीक है। सुनकर इसको प्राप्त किया गया था, तो सहज और सरल भाषा में ये हमारे तक पहुंचा रहे हैं। अरण्य बहते जो जंगलों में बैठ करके जो तपस्या करते हैं, तो वहाँ से जो उन्होंने प्राप्ति की है तो उनको दार्शनिक और रहस्यवादी सिद्धांत कहा गया। ऐसी उपनिषद की बात करती हैं। इस वेदों में सबसे अंत वाला ये पार्ट है जिसको वेदांत कहा गया है। वेदांत का मतलब होता है वेदों के अंत वाले भाग को। उप में समीप और निज मीन्स बैठना, समीप बैठकर, गुरुओं के समीप बैठ करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है तो उसे हमने दार्शनिक सिद्धांत कहा है। तो इस प्रकार से आज हमने 2 टॉपिकों को कंप्लीट किया। अच्छे से पढ़िए इसको। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारा कालखंड। जो इसके बाद का टॉपिक है वो क्या है? इसके बाद का टॉपिक है हमारा कालखंड, और इसके साथ में हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की साहित्यिक के बारे में पूरा जानेंगे। और इसके बाद में हम लोग चले जाएंगे उसके विस्तार में कि उसका विस्तार कहाँ कहाँ हुआ है। उत्तर वैदिक काल का वहाँ तक विस्तार है और ऋग्वैदिक कालीन विस्तार कहाँ तक है। ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपसे अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे कोचिंग सेंटर का, इस स्टडी BRG चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको सहयोग कीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।